नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन के बारे में, जो कि जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इससे पहले हमने काफ़ी एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस को कवर किया है, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन। ये गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन है, एक गोल्डन रिवॉल्यूशन भी था, फिर रेनबो रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन। इन सारों के लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप जाइए मेरी प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, वहाँ पर भी आपको सारे इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन के बारे में, जो कि जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, हम देखेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई, जूट की क्या इंपॉर्टेंस है, ब्रिटिश इंडिया में कैसे जूट प्रोडक्शन की इंक्रीज हुई, बंगाल कैसे जूट प्रोडक्शन का हब बना, और फिर इस रिवॉल्यूशन की हमारे भारत में क्या आउटकम्स आई, कैसे जूट प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, कितनी इंक्रीज हुई, सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जो चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है जूट प्रोडक्शन से। ये जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब देखिए, जूट जो है वो एक नेचुरल फाइबर होता है, जिसमें गोल्डन, सॉफ्ट, लॉन्ग एंड सिल्की शाइन, आपने देखा ही होगा जूट, उसमें गोल्डन कलर का होता है, सॉफ्ट, लॉन्ग और सिल्की शाइन देता है। चीपेस्ट फाइबर है ये खरीदने के लिए। प्लांट की स्टेम की जो स्किन होती है उससे ये बनता है, और चीपेस्ट फाइबर होता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि ये सस्ता है। इसके कलर और इसकी हाई कैश वैल्यू, काफ़ी पैसा बनता है इससे, तो इसके कलर्स और इसकी जो हाई कैश वैल्यू है, इसकी वजह से जूट जो है उसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। तो ये सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। तो जूट इज़ आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। तो जूट को गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, इसके कलर के लिए और इसकी हाई कैश वैल्यू के लिए। ये भी पूछा जा सकता है कि जूट को गोल्डन फाइबर क्यों बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि इसके कलर के लिए और हाई कैश वैल्यू के लिए इसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। तो इसलिए क्योंकि जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? इसके कलर के लिए और हाई कैश वैल्यू के लिए। इसलिए इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए जो रिवॉल्यूशन चला, उसको हमने गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन कहा। अब देखिए, कॉटन के बाद जूट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वेजिटेबल फाइबर है, कंजम्पशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, यूसेज के लिए और इसकी अवेलेबिलिटी के लिए ईजिली अवेलेबल है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय जूट जो था उसे सबसे पहले फैब्रिक इंडस्ट्री में एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाने लगा, और इवन आज तक इसको एज अ रॉ मटेरियल फैब्रिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। जो प्रोसेस्ड जूट होता है उसको स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स और जूट प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जूट इंडस्ट्री हमारे भारत में वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज़ है, यानी जितनी भी प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें से एक प्रोमिनेंट इंडस्ट्री जूट इंडस्ट्री भी है। और जो अनडिवाइडेड बंगाल था, आप सब जानते हो कि जो बांग्लादेश है वो पहले भारत का हिस्सा था, मतलब पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। अनडिवाइडेड इंडिया में हमारा आज का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, जिसको पहले ईस्ट बंगाल बोलते थे, ये एक ही था, इसको मिलके बंगाल बोलते थे। तो अनडिवाइडेड जो बंगाल था, यानी वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश, यहाँ पर जो जूट इंडस्ट्री है वो काफ़ी फैली हुई थी, काफ़ी वाइड स्प्रेड थी अंग्रेज़ों के समय। अब देखिए, क्योंकि बंगाल एक रिवरिन स्टेट है, यानी नदी के किनारे है, तो यहाँ पे जूट कल्टीवेशन जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाती है। यहाँ पे रेट ऑफ जूट कल्टीवेशन काफ़ी हाई है और जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी हाई है बंगाल में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले कमर्शियली जूट की जो कल्टीवेशन है उसकी स्टार्ट करी थी, और जूट से बने हुए बैग्स को यूज़ करना शुरू किया था। और इवन फूड ग्रेन्स को जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा पूरी दुनिया में अलग अलग कारणों से, तो वहाँ पर भी सबसे पहले अंग्रेज़ों के समय जूट के बने हुए जो बैग्स थे उसका यूज़ किया जाने लगा। अब देखिए, जूट काफ़ी प्राइज्ड इंडस्ट्री है बंगाल में, और इसने काफ़ी सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को क्रिएट किया है काफ़ी दशकों तक, और इवन आज के समय भी ये काफ़ी प्रिवेल कर रही है। देखिए, बंगाल की इकोनॉमी जो है वो जूट इंडस्ट्री के साथ और इसकी ग्रोथ के साथ जुड़ी हुई है, और ये बंगाल का जो कल्चर है उसमें भी आपको रिफ्लेक्ट होती देखने को मिलेगी। भारत लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और एनुअल प्रोडक्शन की बात करें तो 1.986 मिलियन टन्स हैं। क्रॉप कल्टीवेशन में इम्प्रूवमेंट और जूट फार्मिंग में टेक्नोलॉजी का यूज़, इसने हमारे भारत को एक प्रोमिनेंट ग्लोबल प्लेयर बनाया है जूट की प्रोडक्शन में। वेस्ट बंगाल हमारे भारत में जितनी भी जूट प्रोडक्शन होती है उसकी 50% कंट्रीब्यूट करता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। हमारे भारत में जितनी भी जूट की प्रोडक्शन होती है उसकी 50% कहाँ पर होती है? वेस्ट बंगाल में होती है। अब देखिए, वेस्ट बंगाल के अलावा बाकी जो कुछ इम्पॉर्टेंट और मेजर जूट प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं हमारे भारत में, वो हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय और उड़ीसा।
देखिए भारत एक मेजर प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, ना सिर्फ प्रोड्यूसर है। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस तो हम करते हैं जूट को, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट का कंजम्पशन भी भारत में ही होता है, चाहे वो जूट की कंजम्पशन हो या जूट के प्रोडक्ट्स की हो। अब देखो यहाँ पे हमने बात तो करी कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हम करते हैं, लेकिन हम इसकी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा करते हैं कि 2011 में अपनी जो डोमेस्टिक डिमांड है जूट और जूट के प्रोडक्ट्स की, उसको फुलफ़िल करने के लिए हमें 3,37,000 टन का जूट इंपोर्ट कराना पड़ा था। तो अब यहाँ पे तुम समझ सकते हो कि प्रोडक्शन तो है लेकिन कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि 2011 में 3,37,000 टन का जूट हमें इंपोर्ट कराना पड़ा। अब गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन की सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो देखिए जूट की कल्टीवेशन इंक्रीज़ हुई। जूट जो है वो क्रॉप प्लांटेशन को और जो ऑर्गेनिक फर्टिलिटी है सॉइल की उसको इंक्रीज़ करने में मदद करता है। एक ऑर्गेनाइज प्रोसेसिंग और कल्टीवेशन जब हुई जूट की, उसने फार्मर्स को काफ़ी हेल्प किया पैसा अर्न करने में, और जो सब्सटेंशियल मनी है उसको सेव किया जाए कार्बन क्रेडिट्स के माध्यम से। कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं इनको मैंने अभी तक तो कवर नहीं कराया है, लेकिन बहुत ही जल्द मैं इसको कवर कराने वाला हूं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो। काफ़ी जल्द ये वीडियो भी आपको मिलने वाली है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। अब रीन्यूएबल रिसोर्स एप्लीकेशन भी काफ़ी हैं जूट की, जिसकी वजह से पेपर इंडस्ट्री में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल बन जाता है। अब हमने बात करी कि रीन्यूएबल रिसोर्स एप्लीकेशन है तो कैसे। देखिए अगर हम 1 टन प्लास्टिक बैग को जलाएं, 1 टन प्लास्टिक बैग को अगर हम जलाएं तो उसमें 63 गीगा जूल ऑफ हीट रिलीज़ होगी और इसके साथ साथ 1340 टन की कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी अगर हम 1 टन प्लास्टिक बैग को जलाएं। मगर अगर हम 1 टन जूट बैग्स को जलाएं तो उसमें यहाँ पे 63 गीगा जूल हीट रिलीज़ हो रही थी, यहाँ पे मात्र 2 गीगा जूल हीट रिलीज़ होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे 1340 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, लेकिन अगर हम 1 टन जूट बैग को जलाएंगे तो मात्र 150 केजी की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वही रिलीज़ होगी। तो यहाँ पे इसकी रीन्यूएबल एनर्जी की जो एप्लीकेशन है वो हमें देखने को मिल रही हैं कि 1 टन प्लास्टिक बैग को जलाने में 63 गीगा जूल की हीट रिलीज़ हो रही है, वहीं पे 1 टन जूट बैग को जलाने में मात्र 2 गीगा जूल की हीट रिलीज़ हो रही है। 1 टन प्लास्टिक बैग को जलाने में 1340 टन की कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, बहुत बड़ा नंबर है ये। लेकिन वहीं पे जब हम 1 टन जूट बैग को जला रहे हैं तो मात्र 150 केजी की कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। तो यहाँ पे पॉल्यूशन भी कम हो रहा है। अब हमने बात करी प्लास्टिक की। प्लास्टिक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, मगर प्लास्टिक के ऊपर एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको यूनाइटेड नेशन ने अपनी यूएन जनरल असेंबली में रखा था और बाकी देशों को कहा भी इसके ऊपर विचार विमर्श किया जाए, और 24 में माने इस साल इसके ऊपर एक कंक्रीट जो स्टेप है वो लिया जाएगा और हो सकता है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी है क्या, इसके साथ साथ प्लास्टिक बनता कैसे है और क्यों प्लास्टिक ज़्यादा समय तक हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें रह जाता है, इन सारी चीज़ों को मैंने ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी वाली वीडियो में कवर किया है। इस टॉपिक को मैं अच्छे से एनिमेशन के माध्यम से ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब देखिए ये ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि ये पहली ऐसी ट्रीटी होगी जिसमें प्लास्टिक के बनने से लेके तो खात्मे तक की बात होगी। इससे पहले कोई ऐसी ट्रीटी नहीं हुई। प्लास्टिक को रोकने के लिए और ट्रीटीज़ हुई हैं, मगर ऐसी कोई ट्रीटी नहीं है जिसने प्रोडक्शन से लेके तो इसके खात्मे तक की बात करी हो। ये ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी पहली ऐसी है जो ये बात करेगी। तो इसको मैंने अच्छे से कवर किया है, ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। भारत में पहली जूट फैक्ट्री जो थी वो भी कैलकाटा में इस्टेब्लिश हुई थी 1854 में। सीधा सवाल पूछा जा सकता है, अब भारत की मोनोपोली है, मोनोपोली माने कि पूरे तरीके का राज, भाई हम दादे हैं, जैसे बोलते हैं ना कि छोटे छोटे एरियाज होते हैं, एरियाज में दादे होते हैं, तो उस प्रकार से भारत भी दादा है। किसमें? प्रोडक्शन ऑफ रॉ जूट एज वेल एज जूट प्रोडक्ट्स बिफोर इंडिपेंडेंस। अभी की बात नहीं हो रही है, ये पहले की बात हो रही है। आज़ादी से पहले हमारा जो भारत है वो दादा था रॉ जूट और जूट प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, हमारे भारत में जो जूट इंडस्ट्री है उसको काफ़ी डैमेज हुआ। यहाँ पे कई प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली जिसकी वजह से हमारे भारत की जो जूट इंडस्ट्री है उसको काफ़ी डैमेज पहुँचा। तो अब हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्या थी। देखिए सबसे पहले
जब हमारे भारत का विभाजन हुआ तो विभाजन ही बहुत अजीब सा हुआ। ये हमारा भारत था, एक तरफ से यहाँ पे पाकिस्तान चला गया और यहाँ पे जो ईस्ट बंगाल था वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। बाद में 1971 का वॉर हुआ और ये बांग्लादेश बन गया। तो पहले ये ईस्ट पाकिस्तान था। बांग्लादेश कैसे बना है इसको मैंने अभी तक कवर नहीं कराया, लेकिन काफ़ी जल्दी मैं इसको कवर कराने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। तो देखिए, जब भी हमारे भारत का पार्टीशन हुआ तो कई जो जूट मिल्स थीं वो हमारे भारत में ही रहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। जूट मिल्स इंडिया में ही रहीं। दिक्कत ये आई कि जूट मिल्स में हमें काम करने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। तो जहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता था, जो एरियाज़ थे, वो ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, यहाँ पे चले गए। तो अब ये वही बात होगी कि आपने मशीन रखी हुई है, कपड़े, मान लो कपड़े धोने की मशीन है, मगर तुम्हारे पास गंदे कपड़े ही नहीं बचे धोने के लिए, या आप बोलो कि जी हम गंदे कपड़े बाहर धोएंगे, तो मशीन का कोई औचित्य बना? अगर आप बोलो कि गंदे कपड़े हम क्या करेंगे, हम उनको हाथों से ही धोएंगे, तो मशीन क्यों रखी फिर? उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बना। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ भाई, जूट मिल्स तो रह गई हमारे पास ही, मगर जो एरिया था, जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो था, जो लैंड थी, ज़मीन थी जहाँ पे जूट प्रोड्यूस होता था, वो पूरी की पूरी जो ज़मीन है उसका जो मेजॉरिटी हिस्सा है वो बांग्लादेश में चला गया। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था और इसकी वजह से काफ़ी डैमेज हुआ भारत के केस में जूट इंडस्ट्री में। और इसकी वजह से क्या हुआ कि रॉ मटेरियल्स की हमें शॉर्टेज की प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि रॉ मटेरियल जिस एरिया में उगाया जाता था वो बांग्लादेश में चले गए। अब हमारे पास मिल्स तो रह गई मगर रॉ मटेरियल की हमें शॉर्टेज पड़ गई। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट्स भी किए ताकि जो एरिया है अंडर जूट कल्टीवेशन उसको इंक्रीज़ किया जाए। उसके बावजूद भी जितना रॉ मटेरियल हमें चाहिए वो सेल्फ सफिशिएंट हमारे लिए नहीं बन पाया। यही कारण है कि हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है बांग्लादेश से या फिर बाकी कंट्रीज़ से। अब जो मिल्स और मशीनरी है जूट इंडस्ट्री में वो भी ऑब्सोलीट है, पुरानी हो चुकी है। अभी उसको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स चाहिए, वहाँ पर हमें मॉडर्नाइजेशन चाहिए, उसको हमें मॉडर्न बनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2006 में जूट टेक्नोलॉजी मिशन को लॉन्च किया था। इसके तहत 4 मिनी मिशंस को भी लॉन्च किया गया, जहाँ पे जूट रिसर्च पे काम किया जाएगा, रॉ जूट एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा, इसकी एक्सटेंशन में काम किया जाएगा और रॉ जूट की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग पे काम किया जाएगा। लेकिन ये जो मिशन था ये अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाया और इतना ही नहीं, इवन जो एलोकेटेड फंड था उसको भी अच्छे से यूज़ नहीं कर पाया। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जूट इंडस्ट्री जो है वो भारत में स्टैगनेंट हो चुकी, इनएफिशिएंट, अनप्रोडक्टिव हो गई, क्योंकि यहाँ पे नॉन डाइवर्सिफिकेशन है और जूट सैक के ऊपर ओवर डिपेंडेंस है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अपना जो रॉ जूट है वो नहीं बन पा रहा है। इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको ग्लोबल मार्केट में भी काफ़ी कंपटीशन देखने को मिला, मुख्यतः बांग्लादेश, साउथ कोरिया, फिलीपाइंस और जापान जैसे देशों से। और समय के साथ हमारी जो इंडस्ट्री है उसने कम्पिटिटिवनेस को भी लूज़ कर दिया। कारण था जूट मिल्स की सिकनेस, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी और हायर प्राइजेस। अब जूट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी पार्लियामेंट ने जूट पैकेजिंग मैंडेटरी एक्ट 1987 इनेक्ट किया। लेकिन इस समय तक क्योंकि जूट इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में थी तो धीरे धीरे हमारे जो जूट मिल्स हैं वो शट डाउन होने लगे। तो यहाँ पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है जूट इंडस्ट्री को दोबारा ऊपर खड़ा करने के लिए और दुनिया के साथ कम्पिटिटिव बनाने के लिए। तो ये था दोस्तों गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। हमने देखा कि गोल्डन फाइबर होता क्या है, क्यों जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं, इससे रिलेटेड जो रिवॉल्यूशन हुआ वो गोल्डन रिवॉल्यूशन हुआ, कैसे अंग्रेज़ों के समय ये बढ़ा, बंगाल जो है वो इसका कैसे सेंटर पॉइंट बना, और फिर हमने देखा कि इससे हमारी जो प्रोडक्शन है वो कैसे इंक्रीज़ हुई। हमने देखा कि कैसे ये प्लास्टिक के कंपैरिजन में काफ़ी कम पोल्यूशन कॉज करता है, और फिर हमने देखा कि क्या क्या चैलेंजेस जूट इंडस्ट्री, जो जूट मिल्स जो हैं वो इस समय फेस कर रही हैं। तो ये था इसका इन डेप्थ एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेफे की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटेफे और जीके टिक्स के ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।